एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे चैनल की स्टोरियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं एक न्यू वांगचन स्टोरी के साथ आई हूँ, जिसका जिक्र मैंने बहुत पहले आप लोगों से किया था, लेकिन मैं इसे लाने में थोड़ी लेट हो गई बिकॉज मेरे यूट्यूब चैनल में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। बट अब वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, दैट्स व्हाई मैं अब इसे लेके आ गई हूँ। इस स्टोरी का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था, जीने नहीं दूंगा, जो कि एक वांगचन स्टोरी होने वाली है और ये थोड़ी बहुत टॉक्सिक भी होने वाली है। इसमें आपको काफी सैड सीन देखने को मिलेंगे, टॉर्चरेबल सीन देखने को मिलेंगे, वांग जी का अल्फा साइड देखने को मिलेगा। सो आप लोग ज्यादा परेशान मत होइएगा क्योंकि हैप्पी एंडिंग है इसकी भी। हाँ, स्टोरी शुरुआत में सैड है, काफी आप लोगों को इमोशनल फील देगा, बट टिल द एंड सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। अगर आप लोगों को टॉक्सिक स्टोरीज पसंद नहीं है तो फिर आप इसे लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई और सुन सकते हैं। मैं खुद भी पहली बार ही ऐसी कोई स्टोरी लेके आ रही हूँ। मैंने भी सोचा है कि मैं भी अपने चैनल पे हर तरह की स्टोरियों को शेयर करूँ, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई टॉक्सिक सैड इमोशनल स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। वेल, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो ही मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगी। और इसके बारे में एक और खास बात आपको बता देती हूँ, इसमें फर्स्ट टाइम मेरी किसी स्टोरी में मेल प्रेगनेंसी को दिखाया जाएगा। इसमें मेल प्रेगनेंसी भी है। तो चलिए अब हम ज्यादा बातें नहीं करते और मेरी इस न्यू स्टोरी जीने नहीं दूंगा की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। शाम के 8 बज चुके हैं। टेरिस के ऊपर 2 लड़के खड़े हैं। एक लड़का टेरिस के किनारे पे खड़ा है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसकी आंखों में आंसू है। उसके सामने जो लड़का है वो बहुत ज्यादा डरा और बहुत घबराया हुआ है। वो उसी को देख रहा है और बोल रहा है, प्लीज ऐसा मत करो, रुक जाओ। वो लड़का अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, मेरे पास मत आना। सामने वाला लड़का जो कि उसे रोकना चाहता है, वो अपना कदम आगे बढ़ाता है तो उसके सामने वाला लड़का एक कदम पीछे ले लेता है। ये देख के वो बहुत डर जाता है और बोलता है, ओके ओके मैं यहीं पे हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, रुक जाओ। लेकिन वो लड़का उसकी नहीं सुनता और वो और पीछे चला जाता है एंड देन फिर वो सीधा नीचे गिर जाता है। ये देख के सामने खड़ा हुआ लड़का बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। नीचे जो लड़का गिरा होता है उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जिससे इस लड़के को बहुत बड़ा सदमा लगता है। अब कहानी 1 महीने बाद शिफ्ट होती है। 1 महीने बाद का अब हमें सीन दिखाया जाता है। एक मेकअप रूम के अंदर एक लड़का बैठा होता है जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आज उसका वेडिंग का दिन है बट फिर भी वो बहुत ज्यादा उदास है। वो मिरर में अपने आप को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। उसके पास एक लड़की होती है जो उसको रेडी कर रही होती है। वो उसको रोता हुआ देखती है, उसके आंसुओं को वाइप करती है और बोलती है, विंग प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज खुद को संभालो। वो लड़का जो कि मिरर के सामने बैठा है उसका नाम विंग है और वो इस हमारी स्टोरी का सेकंड मैन लीड है और आज उसकी शादी है। लेकिन वो अपनी शादी से खुश नहीं है। वो ये शादी नहीं करना चाहता लेकिन वो मजबूर है, वो इस शादी से मना नहीं कर सकता। वो लड़की विंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, विंग प्लीज खुद को संभालो, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? ये भी तो हो सकता है ना कि तुम इस शादी में खुश रहो, तुम जैसा चाहते हो, तुम्हारे लाइफ के सारे सपने पूरे हो जाए और तुम हमेशा हैप्पी रहो। विंग उस लड़की से अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है, वैंची तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये कहने और सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि अब के बाद मेरा कोई फ्यूचर नहीं होगा, मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है, मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। आज के बाद शायद मैं अपनी जिंदगी को जी नहीं पाऊंगा। वो इतना बोलता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये देख के उसके सामने जो उसकी फ्रेंड वैंचिंग है उसे बहुत तकलीफ होती है। वो विंग को हक कर लेती है और बोलती है, नहीं विंग ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, प्लीज विश्वास रखो। विंग अब उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है जब तक उस रूम में एक लेडी एंटर करती है। वो उन दोनों को देखती है, बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है, ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था?
वेंचिंग उसकी वॉइस सुन के डर जाती है। वो फिर उठ के खड़ी होती है और बोलती है सॉरी आंटी। तो वो लेडी बोलती है टाइम वेस्ट मत करो, इसे जल्दी रेडी करो, सारे मेहमान आ चुके हैं। वेंचिंग भी हाँ में नोट कर देती है। विंग भी उस लेडी को देख रहे होते हैं। वो लेडी विंग को एक लुक देती है। वो विंग के पास आती है और बोलती है और तुम कोई भी नाटक करने की कोशिश मत करना, कोई भी अगर होशियारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम। विंग उसकी बातों पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोई जवाब नहीं देते। तो वो लेडी वहाँ से चली जाती है। 10 मिनट बाद विंग को मेकअप रूम से बाहर निकाला जाता है। शादी वेन्यू की तरफ ले जाया जाता है स्टेज पे। विंग जो कि काफी दुखी है, उन्होंने अपनी नजरें नीचे झुका रखी होती है। उनके साथ वेंचिंग होती है और उनका एक और दोस्त होता है जिसका नाम वैनिंग होता है, जो कि वेंचिंग का ही भाई होता है। वो दोनों विंग को लेके स्टेज पे जा रहे होते हैं। विंग को स्टेज पे ले जाके खड़ा करा देते हैं। तो विंग के पास एक लड़का आता है। वो विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है भाई तुम ठीक हो। विंग उस लड़के की तरफ देखता है और हाँ में नोट कर देता है। वो लड़का ये देख के स्माइल करता है और बोलता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। विंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो लड़का इससे आगे कुछ बोले जब तक वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है। वो उस लड़के को देखता है और बोलता है चैंग यहाँ से जाओ। वो लड़का जिसका नाम जियांग चैंग होता है वो हाँ में नोट करता है और बोलता है यस डैड। और वो फिर वहाँ से उतर के नीचे आ जाता है। वो आदमी विंग के पास जाता है और बोलता है विंग बेटे तुम ठीक हो। विंग उस आदमी की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख के वो आदमी समझ जाता है कि विंग शायद इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो विंग के आंसू को साफ करता है और बोलता है सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत लाचार हूँ, मैं तुम्हारी चाह के भी मदद नहीं कर सकता। तुम जानते हो ना तुम्हारी मॉम कैसी है। विंग भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं यस डैड, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इतना बोल के एक फेक से स्माइल करते हैं। ये देख के वो आदमी जिसका नाम जियांग फैमियान है और वो विंग के फादर है, उन्होंने विंग को अडॉप्ट किया है। विंग उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, विंग उनके दोस्त का बेटा है। विंग के पेरेंट्स की डेथ के बाद जियांग फैमियान ने विंग को अडॉप्ट कर लिया था और उसे अपने घर लेके आ गए। विंग को इस घर में सभी पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, सिवाय जियांग फैमियान की वाइफ मैडम यू के। मैडम यू विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो उससे नफरत करती है एक हिसाब से। वो इसके लिए कभी अच्छा नहीं सोचती। उन्होंने अपने फायदे के लिए विंग की शादी फिक्स कर दी है, जबकि विंग ये शादी नहीं करना चाहता। लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। उन्हें परवाह है तो सिर्फ अपने फैसले की, जो कि उन्होंने कर लिया है विंग की लाइफ को लेके। और विंग जो कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैडम यू और जियांग फैमियान के बहुत एहसान है विंग पे। विंग उसी एहसान के तले दबे हुए उसने भी अपनी मर्जी के अगेंस्ट हाँ कर दी है इस शादी को। जियांग फैमियान कुछ बोले जब तक वहाँ पे एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। वो बहुत ही डरा और बहुत घबराया हुआ होता है। वो जियांग फैमियान के पास आता है। जियांग फैमियान उसे देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। वो आदमी जियांग फैमियान के कान में कुछ बोलता है। ये सुन के जियांग फैमियान भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं क्या। वो आदमी भी हाँ में नोट करता है। तो जियांग फैमियान बोलते हैं कब, कैसे। तो वो आदमी बोलता है बस अभी आधे घंटे पहले। तो जियांग फैमियान बोलते हैं अब वो कहाँ है। तो वो आदमी बोलता है अभी वो हॉस्पिटल में है। ये सुन के जियांग फैमियान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जब तक वहाँ पे मैडम यू भी आती है और वो बोलती है क्या हुआ फैमियान, तुम इतने परेशान क्यों हो। जियांग फैमियान अपनी वाइफ को देख के उन्हें भी वो बात बताते हैं। ये सुन के मैडम यू भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो। जियांग फैमियान भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं हमें चलना पड़ेगा। मैडम यू भी हाँ में नोट कर देती है और वो दोनों बहुत ही जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाते हैं। ये देख के वहाँ पे जितने भी मेहमान हैं वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ने कुछ भी नहीं बोला होता है। विंग भी काफी हैरान एंड कंफ्यूज हो गया होता है। वो भी अपने मॉमलेट को जाता हुआ देखता है। जब तक वहाँ पे वैंचिंग और वैनिंग विंग के पास आ जाता है। विंग उन दोनों को देखता है और बोलता है क्या हुआ है। तो वैंचिंग बोलती है पता नहीं, हम भी यही सोच रहे हैं कि अचानक अंकल आंटी कहाँ चले गए। विंग उधर ही देखने लग जाता है। जियांग फैमियान और मैडम यू सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। थोड़ा देर बाद वहाँ पे एक लड़का जो कि बहुत ही सीरियस
क्रिटिकल हालत में होता है, वो आईसीयू में होता है। ये लड़का कोई और नहीं वेंचाओ है, जिसकी शादी आज विंग से होने वाली थी। वो शादी के लिए विंग के पास ही आ रहे थे, जब तक रास्ते में ही वेंचाओ की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल लेके गए होते हैं। जियांग फेमियान डॉक्टर से बात करते हैं, पूछते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि वेंचाओ के बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ये सुन के जियांग फेमियान और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो मैडम यूँ बोलती है, आप ये क्या बोल रहे हैं, प्लीज उसे किसी तरीके से ठीक कीजिए, आज उसकी मेरी बेटी के साथ शादी थी। तो वो डॉक्टर बोलता है, सॉरी मैम, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, एक्सक्यूज मी। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। जब तक वहाँ पे वेंचाओ के मॉम डैड भी आ जाते हैं, मैडम यूँ उन दोनों को देखती और बोलती, ये सब कैसे हुआ। तो वेंचाओ के मॉम डैड सारी बात बताते हैं कि वो सब लोग घर से निकले थे, वेंचाओ अलग कार में था और ये हस्बैंड वाइफ एक कार में थे। अचानक से एक ट्रक आके वेंचाओ के कार को टक्कर मार देती है और जिस वजह से वेंचाओ की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। 1 घंटे बाद डॉक्टर वापस आईसीयू से निकल के बाहर आता है। उसको देख के सब लोग उसके पास चले जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये सुन के सबको बहुत बड़ा झटका लगता है। वेंचाओ के मॉम डैड तो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत रोने भी लग जाते हैं। मैडम यू उन्हें शांत कराती है तो वेंचाओ की मॉम बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे उस मनहूस बेटी की वजह से हुआ है। सबने मुझे मना किया था कि मैं उसके साथ अपने बेटे का रिश्ता ना फिक्स करूं, लेकिन तुम्हारी दोस्ती की वजह से, तुम्हारी बातों की वजह से मैंने अपने बेटे का रिश्ता उसके साथ तय किया। लेकिन देखो क्या हुआ, मेरा बेटा अब नहीं रहा। तुम्हारे उस मनहूस बेटे की वजह से आज मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मैडम ये सुन के बहुत शॉक्ड होती है और बोलती, ये तुम क्या कह रही हो। तो वो लेडी बोलती है, बस बहुत हुआ, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद अगर तुम मेरे सामने भी नजर आई तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। मैडम ये सुन के काफी हैरान हो जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है उस लेडी को समझाने के लिए। वो लेडी उसका हाथ झटक देती है और बोलती है, मैंने बोला ना लीव, जाओ यहाँ से और आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वो इतना बोल के जोर से चिल्लाती है। मैडम यू जो कि काफी हैरान हो गई होती है, वो एक कदम पीछे लेती है और बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन प्लीज खुद को संभालो, इतना गुस्सा मत करो। ये सुन के वो लेडी और गुस्से में आती है और बोलती है, मैंने बोला लीव, जाओ यहाँ से। मैडम यू हाँ कर देती है। जियांग फेमियान मैडम यू का हाथ पकड़ लेते और बोलते चलो यू। वो मैडम यू को लेके हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। मैडम यू हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो और गुस्से में आ जाती है और बोलती है, मैंने बोला था ना, वो है मनहूस, वो है पनौती, तुम्हें भी बड़ा शौक था ना उसे मेरे घर लाने का। अब देखो आज उसकी वजह से ये क्या हो गया। मेरा इतना बड़ा बिजनेस सब डूबता हुआ नजर आ रहा है। मैंने सोचा था कि इस शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। तो जियांग फेमियान बोलते हैं, यू अपने आप को शांत करो, इसमें विंग की क्या गलती है, उसने तो कुछ नहीं किया, तुम उसे ब्लेम कैसे कर सकती हो। तो मैडम यू बोलती है, उसे ब्लेम ना करूँ तो किसे ब्लेम करूँ, ये सब उसी की वजह से है, वही मनहूस है, वो चाह भी जाता है कुछ ना कुछ कांड करता है। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। जब से वो मेरी लाइफ में आया उसने मेरे लिए क्या अच्छा किया, कुछ भी नहीं। और आज उसने मेरा सबसे बड़ा नुकसान किया है और इस नुकसान की भरपाई तो उसे करनी पड़ेगी अपनी जान दे के। वो इतना बोल के कार में जाके बैठ जाती है। जियांग फेमियान भी कार में जाके बैठ जाते हैं। कार स्टार्ट हो जाती है। उधर शादी वेन्यू पे सब लोग चले गए होते हैं। विंग को भी अंदर लेके चले गए होते हैं। आधे घंटे बाद वहाँ पे जियांग फेमियान और मैडम यू पहुँच जाते हैं। मैडम यू गुस्से में ही कार से बाहर निकलती है और वो सीधा अपने घर के अंदर एंटर करती है। जियांग फेमियान भी देख के उनके पीछे जाते हैं। वो मैडम यू को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मैडम यू बहुत गुस्से में होती है। वो अपने घर के अंदर एंटर करते ही विंग का नाम लेके जोर से चिल्लाने लगती है। विंग मैडम यू की वॉइस सुन के बाहर आते हैं। वो देखते हैं मैडम यू बहुत गुस्से में होती है। मैडम यू विंग के पास जाती है और उसे खींच के एक स्लैप कर देती है। विंग अपने हाथ अपने गाल पे रख लेते हैं। वो मैडम यू को देखते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं। तो मैडम यू बोलती है, तुम मनहूस, तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। आज फिर से तुम्हारी मनहूसियत साबित हो गई। तुम्हें पता भी है आज मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो इतना बोल के एक और स्लैप करती है। विंग जो कि काफी हर्ट हो गए होते हैं, उनके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन मैडम यू बिल्कुल तरस नहीं खाती।
वो विंग को पकड़ के नॉन स्टॉप उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही होती है। जब तक जियांग फेमियन वहाँ आ जाते हैं, वो मैडम यू का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, यू ये तुम क्या कर रही हो। मैडम यू गुस्से में जियांग फेमियन को देखती है, वो उसे पुश करती है और बोलती है, फेमियन मुझसे दूर रहो, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, आज मैं इसे जान से मार दूंगी। वो इतना बोल के फिर से विंग पे हाथ उठाने वाली होती है, जब तक जियांग फेमियन बीच में आते हैं और बोलते हैं, बस बहुत हुआ, तुम अपना गुस्सा इस पे नहीं उतार सकती, इसकी कोई गलती नहीं है इसमें, तुम खामोखा अपना गुस्सा इस पे उतार रही हो, प्लीज खुद को शांत करो, इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, मैंने बोला ना। तो मैडम ये बोलती है, अच्छा तुम अभी भी इसका फेवर करोगे, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, मेरे रास्ते से हट जाओ फेमियन, वरना बहुत बुरा होगा। तो जियांग फेमियन अपने हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं, प्लीज यू मेरी बात को समझो, इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, प्लीज इसे मत मारो, इसने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मेरी बात सुनो। मैडम यू जियांग फेमियन को देखने लगती है। जियांग फेमियन मैडम यू का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते, प्लीज यू प्लीज एक बार के लिए मेरी बात मान जाओ। मैडम यू अब थोड़ा सा अपने आप को शांत करती है। जियांग फेमियन पीछे मुड़ के विंग को देखते और बोलते हैं, विंग बेटे अपने रूम में जाओ। विंग जियांग फेमियन को देखने लग जाते हैं तो फेमियन बोलते हैं, मैंने बोला अंदर जाओ। विंग जो कि बहुत डरे हुए होते हैं वो हाँ में नोट करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। विंग अपने रूम में जाके अपने बेड के सहारे बैठ जाते हैं, अपने दोनों पैरों को कडल कर लेते हैं और बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होती है बेवजह, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मैडम यू ने उन पे हाथ उठाया। और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से होता आ रहा है। मैडम यू बिना बात के ही विंग को टॉर्चर करती है, उस पे ब्लेम करती है, उसे खरी खोटी सुनाती है। विंग ने कभी भी इन बातों का रिएक्ट नहीं किया होता है, वो कभी भी पलट के मैडम यू को जवाब नहीं देते, वो मैडम यू के हर ताने हर टॉर्चर को हंस के बर्दाश्त कर लेते। लेकिन आज तो हद ही हो गई। विंग ऐसे ही अपने पैरों को कडल किए रोने लग जाते हैं, जब तक वहाँ पे चैंग आता है और वो विंग को शांत कराता है। दूसरी तरफ एक ऑफिस के अंदर एक पर्सन बैठा होता है, उसके हाथ में एक फाइल होती है, वो अपने उस फाइल को देख लेता है, फिर उस फाइल को डेस्क पे पटक के उठ के खड़ा हो जाता है। वो अपने ऑफिस के विंडो के पास जाता है, विंडो से वो बाहर देखता है, क्योंकि विंडो पूरा ग्लास का होता है, पूरा ऑफिस ही ग्लास का होता है और ये ऑफिस 25 फ्लोर पे होता है। वो पर्सन विंडो से बाहर देख रहा होता है जब तक उस केबिन में एक लड़के की एंट्री होती है। वो डोर पे नॉक करता है और वो अंदर आ जाता है। वो उस लड़के के पास जाता है, वो वहाँ पे जाके 90 डिग्री वो करता है और बोलता है, सर आपकी मीटिंग फिक्स हो गई। वो लड़का जो कि विंडो के पास खड़ा होता है, वो अपना हाथ टाई पे ले जाता है, फिर वो उस लड़के की तरफ देखता है, वो उसे कोई जवाब नहीं देता और वो फिर वहाँ से अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। वो लड़का जो कि अभी एंटर हुआ होता है, वो भी उसके पीछे जाने लगता है। अब हमें एक बहुत बड़े मैंसन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लेडी बैठी होती है और उसके पास में एक लड़की होती है। वो लेडी कुछ फोटोज देख रही होती है और बोलती है, नहीं इनमें से कोई नहीं, ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, ये कैसे फोटोज है। उस लेडी के सामने भी एक लेडी बैठी होती है, वो उसको देखती है और बोलती है, तुम्हें ये रिश्ते मिले हैं मेरे बेटे के लिए, तुम्हें लगता है इनमें से कोई भी मेरे बेटे के लायक है, इनकी शक्लें देखो, ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मुझे मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा प्यारा सा लड़का चाहिए, जो कि इंटेलिजेंट भी हो, स्मार्ट भी हो और जो मेरे बेटे का ख्याल रख सके, और इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरे बेटे के लायक है। तुम मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा रिश्ता लेके आओ। तो वो लेडी बोलती है, मैडम लैन, मैं इस शहर के सबसे अच्छे घरों के लड़कों का रिश्ता लेके आई हूँ और लड़कियों के भी, लेकिन आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो अब आप क्या चाहती हैं अपने बेटे के लिए। वो लेडी जिसका नाम मैडम लैनी होता है, वो उठ के खड़ी होती है और बोलती है, तुम्हें अच्छे से पता है मैं मेरे बेटे के लिए एक स्मार्ट, क्यूट, इंटेलिजेंट लड़का चाहती हूँ, जो मेरे बेटे के साथ कंधा से कंधा मिला के चल सके, जो उसका ख्याल रख सके, जो मेरे बेटे को थोड़ा सा हंसा सके। और इनमें से कोई भी लड़के में मुझे वो क्वालिटी नजर नहीं आई। मुझे मेरे बेटे का जीवन साथी चाहिए, जो उसका जीवन भर उसका साथ दे और उसका ख्याल रखे। मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जो मेरे बेटे के आगे पीछे ही सिर्फ घूमे या फिर उसके हाँ में हाँ मिलाए। तो वो लेडी बोलती है, मैडम लैन, आपको नहीं लगता कि रिच घर के लड़के ये सब नहीं करेंगे? आप जिस तरीके की क्वालिटी बता रही हैं, वो तो किसी गरीब लड़के के अंदर हो सकता है, क्योंकि गरीब लड़के ही थोड़े शांत और इनोसेंट होते हैं। तो मैडम लैन बोलती है, तो क्या हुआ, मैंने कब बोला कि मुझे अमीर घर का लड़का चाहिए या लड़की चाहिए?
मेरे बेटे के लिए गरीब भी चलेगा, मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते, मेरे लिए मायने रखता है तो लड़के का व्यवहार, उसकी संस्कार, वो मेरे लिए मैटर करता है। तो वो लेडी बोलती है ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिए, मैं आपके बेटे के लिए बेस्ट से बेस्ट इस बार रिश्ता लेके आऊंगी। मैडम लैन ये सुनकर स्माइल करती है और बोलती है ठीक है जाओ, मैंने तुम्हें टाइम दिया लेकिन जल्दी करना, मैं अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द कराना चाहती हूँ। वो लेडी भी हाँ में नोट करती है और वो जितने भी फोटोग्राफ्स होते हैं वहाँ पे वो टेबल से उठा लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे जो लड़की होती है वो मैडम लैन को देखती है और बोलती है सही कहा आंटी, इनमें से कोई भी लड़का हमारे वांग जी के लिए सही नहीं है और ना ही कोई लड़की, मुझे भी कोई पसंद नहीं आया। मैडम लैन स्माइल करती है और बोलती है पता नहीं कब मिलेगा वो जो मेरे बेटे का ख्याल रखेगा, जो उसका लाइफ पार्टनर बनेगा। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं वांग जी की शादी करा के यहाँ से जाऊंगी, क्योंकि अब वांग जी की उम्र हो चुकी है, अब उसे शादी कर ही लेना चाहिए। वो लड़की भी हाँ में नोट कर देती है। अब हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लेडी एक बार फिर से मैडम लैन के पास आती है और वो इस बार काफी सारे और लड़के और लड़की की फोटोज लेके आती है और साथ में विंग की भी एक फोटो होती है। मैडम लैन सबकी फोटोज देख लेती है पर उनकी नजर विंग की फोटो पे जाके टिक जाती है। वो विंग की फोटो को हाथ में लेती है, वो उसे बड़े प्यार से देखती है और बोलती है ये लड़का। ये देख के वो लेडी जो ये फोटोज लेके आई होती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है। तो मैडम लैन बोलती है मुझे ये लड़का अच्छा लगा, तुम इसके बारे में कुछ बताओ। वो लेडी फिर थोड़ा सा हिचकिचाती है लेकिन फिर विंग के बारे में सारी डिटेल दे देती है। विंग जो कि अच्छा खासा ग्रेजुएट है, बहुत सीधा है, बहुत ही संस्कारी है, वो सबकी रिस्पेक्ट भी करता है, वो दिल से भी बहुत अच्छा है। मैडम लैन ये सारी बातें जानकर स्माइल करती है और बोलती है परफेक्ट, मैं ऐसा ही कोई ढूंढ रही थी, ये मुझे पसंद आया। वो लेडी ये सुन के थोड़ी हैरान होती है और बोलती है हाँ मैडम लैन, वैसे इसके बारे में एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको कोई धोखा नहीं देना चाहती। मैडम लैनी ये सुन के थोड़ा हैरान होती है और बोलती है क्या बात है, सब कुछ ठीक है। तो वो लेडी बोलती है नहीं, एक्चुअली में ये लड़का बहुत अच्छा है, ये पढ़ा लिखा भी है, इंटेलिजेंट भी है, केयरिंग भी है, लेकिन इसके अंदर एक कमी है, मैं नहीं मानती, लोगों का कहना है। तो मैडम लैन बोलती है साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो लेडी बोलती है एक्चुअली में लोगों का कहना है कि ये थोड़ा मनहूस है, ये जहाँ भी जाता है कुछ भी अच्छा नहीं होता, इसका इससे पहले भी 3 बार रिश्ता कैंसिल हो गया। अभी रिसेंटली 1.5 महीना पहले इसकी शादी थी और शादी वाले दिन ही जिस लड़के से इसकी शादी होने वाली थी उसकी डेथ हो गई। ये सुन के मैडम लैन भी थोड़ा शॉक्ड होती है और बोलती है क्या। वो लेडी हाँ में सर हिलाती है और बोलती है हाँ, इसीलिए मैं आपको ये बात भी बता रही हूँ, मैं आपको किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं देना चाहती। वैसे मुझे यकीन तो नहीं है लेकिन लोगों की बातें, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। मैडम लैन कुछ देर सोचने लग जाती है, फिर वो जोर जोर से हंसती है। ये देख के वो लेडी शॉक्ड होती है और बोलती है मैडम लैन आप ठीक है। तो लैनी बोलती है तुम भी ना, तुम इन सब बातों पे विश्वास करती हो, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लड़का कितना खूबसूरत है, कितना इनोसेंट है, कोई ऐसे लड़के के बारे में ऐसी बातें कर भी कैसे सकता है। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। तुम एक काम करो, मुझे इसकी फैमिली के बारे में भी पूरी डिटेल दो और उनसे बात करो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो लेडी ये सुन के खुश हो जाती है और बोलती है सच में। लैनी भी हाँ में नोट करती है। तो वो लेडी बोलती है ठीक है, मैं आपको कल तक डिटेल भेज दूंगी। लैनी खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, जल्दी करना। वो लेडी हाँ करके वहाँ से चली जाती है। तो आज भी वहाँ पे वो लड़की मौजूद होती है जिसका नाम म्यान होता है और वो वांग जी की अच्छी फ्रेंड होती है। वांग जी उसे अपनी बहन की तरह ही मानते हैं, वो बचपन से ही वांग जी के साथ रहती है। वो भी विंग की फोटो को हाथ में लेती है और बोलती है वाह आंटी, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है, इसकी और वांग जी की जोड़ी परफेक्ट रहेगी। लैनी भी हाँ में नोट करती है और बोलती है हाँ, मुझे भी ये बहुत पसंद आया। तो म्यान बोलती है बट आंटी, क्या आपको विश्वास है कि वांग जी इसे शादी करने को राजी हो जाएगा? उसने आज तक कितने रिश्ते कैंसिल किए, तो कहीं इसे भी। लैनी ये सुनते ही वो फोटो हाथ में लेती है और बोलती है नहीं, इस बार वांग जी मना नहीं करेगा, इस बार मैं उसकी एक भी नहीं सुनने वाली, इस बार उसे हाँ करना ही होगा और मेरी इस पसंद से उसे शादी करनी होगी। म्यान भी ये सुनकर स्माइल करती है और बोलती है हाँ,
हम दोनों मिलके वांग जी को मना लेंगे। लैनी भी हाँ में नोट कर देती है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में मिस्टर लैन वांग जी, लैनी और लैन किरण के बेटे, उनके आंखों के तारे अपने रूम में सो रहे होते हैं। वांग जी के बारे में एक खास बात है कि वांग जी बहुत ही कोल्ड हार्टेड पर्सन है। वो ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो आग उगलते हैं। वो बहुत ही कम लोगों से घुलते मिलते हैं। वो सिर्फ काम टू काम बात करते हैं। इवन अपनी फैमिली से भी हंसना बोलना, लाइफ को एंजॉय करना उन्हें नहीं आता। उन्हें बात बात पे गुस्सा भी आ जाता है। वो ट्रूली अल्फा है। वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं। फिर अलार्म बजता है तो उनकी आंख खुलती है। वो उठ के बैठ जाते हैं। फिर उनकी नज़र पास के नाइट स्टैंड टेबल पे जाती है तो वहाँ पे एक फोटो पड़ी होती है। वांग जी उस फोटो को देखते हैं। फिर वो उसे हाथ में लेते हैं। वो उस फोटो को देखने लग जाते हैं। ये फोटो विंग की होती है। वो उस फोटो को एक नज़र देख के वापस वहीं रख देते हैं और फिर सीधा वॉशरूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फ्रेशन अप होके बाहर निकलते हैं। फिर डाइनिंग एरिया में जाते हैं जहाँ पे लैनी और उनके डैड लैन किरण पहले से मौजूद होते हैं। वो जाके अपने चेयर पे बैठ जाते हैं। लैनी अपने बेटे वांग जी को देखती है और बोलती है, वांग जी गुड मॉर्निंग। वांग जी अपनी मॉम को देख के मॉर्निंग विश करते हैं। लैनी स्माइल करती है और बोलती है, मैंने तुम्हारे रूम में एक फोटो रखवाई थी, क्या तुमने देखा? वांग जी इस बात का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वो अपने ब्रेकफास्ट पे ध्यान देते हैं। वो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो लैनी बोलती है, जवाब तो दो, क्या तुमने वो फोटो देखी? वांग जी फिर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वो ब्रेकफास्ट करते हैं तो लैन किरण लैनी को देख के इशारा करते हैं चुप रहने का। लैनी भी बात मान लेती है। थोड़ी देर बाद वांग जी का ब्रेकफास्ट हो जाता है। वो उठ के खड़े हो जाते हैं तो लैनी बोलती है, वांग जी मुझे जवाब दो, क्या तुमने वो फोटो देखी? और अगर नहीं भी देखी है तो जाके देख लो। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें पसंद आए या नहीं, मैंने तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दिया है। मैं उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ। वांग जी सुन के अपनी मॉम की तरफ देखते हैं। लैनी भी थोड़ी सी घबरा गई होती है, लेकिन वो हिम्मत करके आगे आती है और बोलती है, वांग जी बेटे अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है शादी करने की, प्लीज इस बार मना मत करना। मैं दिल से चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए और ये लड़का मुझे बहुत पसंद आया है, प्लीज तुम इससे शादी कर लो, मना मत करो। वांग जी कोई जवाब नहीं देते, वहाँ से जाने लगते हैं। ये देख के लैनी का चेहरा उतर जाता है। वो बहुत ही हैरानी से देखने लग जाती है। वांग जी वहाँ से चले गए होते हैं। लैन किरण लैनी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, लैनी उसके साथ फोर्स मत करो, उसे टाइम दो। तो लैनी बोलती है, मैंने क्या किया? तुम्हारा बेटा कैसा है, कभी कोई ढंग से जवाब नहीं देता। मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने सिर्फ पूछा ही है ना। वो कब तक ऐसे रहने वाला है? हम उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन हम ही डर के रहते हैं। वो तो हमारी कभी कुछ सुनता ही नहीं है। लैन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ये सब किसकी वजह से है? तुम ही ने उसे सर पे चढ़ाया था, मेरा लाडला बेटा। मेरा बेटा शेर है। अब लो तुम्हारा बेटा शेर बन चुका है, तो अब तुम क्यों पछता रही हो? तो लैनी बोलती है, किरण कुछ भी करो ना, मैं वांग जी का रिश्ता कराना चाहती हूँ और मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया है। किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बात करूंगा, वांग जी मना नहीं करेगा, मैं उसे समझाऊंगा। ये सुन के लैनी खुश हो जाती है और बोलती है, सच में? लैन किरण भी हाँ में नोट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी फिर रेडी होके नीचे उतरते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। लैनी भी वहीं मौजूद होती है। वो भी वांग जी को देख के उठ के खड़ी होती है और बोलती है, वांग जी। वांग जी अपनी मॉम की आवाज़ सुन के रुक जाते हैं और बोलते हैं, मुझे मंजूर है। इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सुन के लैनी को बहुत बड़ा झटका लगा होता है, लेकिन ये झटका खुशी का होता है। उसे तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वांग जी ने हाँ कर दी। वो वांग जी के जाने के बाद सेंस में आती है और बोलती है, क्या मंजूर है? वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जब तक लैन किरण वहाँ आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? लैनी लैन किरण को हक कर लेती है और बोलती है, किरण वांग जी ने बोला उसे मंजूर है, वो शादी करना चाहता है। ये सुन के लैन किरण भी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, सच में? लैनी भी हाँ में नोट कर देती है। तो लैन किरण बोलते हैं, देखा मैंने बोला था ना, इस बार वांग जी तुम्हारी बात नहीं काटेगा। लो मान ली ना उसने तुम्हारी बात। लैनी भी बहुत खुशी के साथ हाँ में नोट करती है और बोलती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं कल ही उस लड़के के पेरेंट्स से जाके मिलूंगी। मैं अब बिल्कुल देर नहीं करूंगी, मैं जल्द से जल्द वांग जी का रिश्ता कराऊंगी। हाँ मैं यही करने वाली हूँ। लैन किरण भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो लैनी बोलती है, एक काम करो, कल तुम मेरे साथ चलना, ठीक है? कल तुम ऑफिस नहीं जाओगे। लैन किरण भी हाँ में नोट कर देते हैं। लैनी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो वहाँ से जाके अपना मोबाइल हाथ में लेती है
और वो उस लेडी को कॉल करके बोलती है कि वो मीटिंग फिक्स कर दे विंग की फैमिली के साथ, कल वो मिलना चाहती है। वो लेडी भी ये बात सुन के खुश हो जाती है और ओके कर देती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फर्स्ट पार्ट के लिए बहुत बड़ा हो गया है। फर्स्ट पार्ट आप लोग सुनिए और मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगी, और अगर नहीं तो फिर मैं देखूंगी कोई और नई स्टोरी। वेल, जो भी आपका ओपिनियन हो आप मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ। स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे, जीने नहीं दूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।